हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी। आज के इस वीडियो में ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं आपके जो हॉट सीट है या फर्स्ट फिंगर्स राउंड है, दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये ज़रूर याद करिए। इसके अलावा यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग पीएससी, एमपीपीएससी या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे ही टॉपिक वाइज वीडियोस मिल सकें, और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है? ठीक है, ये सारे ही 20 क्वेश्चंस हैं, हो जाएंगे। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, इसी में से जिससे आपने अच्छे से वीडियो देखा है या नहीं, आपको यहीं पे याद हो जाएगा। ठीक है, कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है? तो ये है कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा जो है वो इंडिया को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, बीचों बीच से निकलती है। ठीक है, कर्क रेखा। मित्र पर गमछा झार, ये मिजोरम, त्रिपुरा, इस तरीके से है। पश्चिम बंगाल और राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, ये हैं जहाँ से कर्क रेखा निकलती है। ये ट्रिक याद रखेंगे, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, तो इनके पहले जो वर्ड हैं उनसे जो स्टेट स्टार्ट होते हैं वहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, और 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है? ठीक है, टोटल जो वर्ल्ड का क्षेत्रफल है उससे कितना प्रतिशत है इंडिया का? ये है 2.42%। ठीक है, 2.42% है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। भारत का मानक समय यानी कि आईएसटी, ग्रीनविच मानक समय, जीएमटी से कितना आगे है? ठीक है, भारत का जो मानक समय है, स्टैंडर्ड टाइम है, वो ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? तो ये है 5.5 घंटे आगे। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। और ये क्वेश्चन केबीसी हॉट सीट में पूछा गया है, 5.5 घंटे वाला। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ठीक है, तो भारत जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, यदि आपको ऑप्शन में उत्तरी मिलता है तो उत्तरी भी ठीक है, पूर्वी, क्योंकि अक्षांश की दृष्टि से यदि देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में है भारत, और यदि देशांतर दृष्टि से देखा जाए तो पूर्वी देशांतर में। ठीक है, कैसे, ये मैं बताती हूँ आपको, ये यहाँ पे, इससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इक्वेटर है। ठीक है, आपको दिख रही है, ये जो है ये हमारा इंडिया है। ठीक है, ये इंडिया है। तो इंडिया इक्वेटर से ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है नॉर्थ या उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर। ठीक है, और ये वाला कहलाता है साउथ हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। और ये जो आप देख रहे हैं ये प्राइम मेरिडियन है, 0 डिग्री अक्ष, ये प्राइम मेरिडियन कहलाती है। ठीक है, ये 0 डिग्री, ये वाली रेखाएं जो है वो अक्षांश रेखाएं हैं, और जो ऐसे में है लंबवत ऊपर से नीचे, ये देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं प्राइम मेरिडियन, यहाँ से इधर वेस्ट जाएगा, इधर ईस्ट आएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? इंडिया ईस्ट में। इसलिए देशांतर की दृष्टि से यदि पूछा जाए तो देशांतर की दृष्टि से भारत जो है वो पूर्वी में है, और यदि अक्षांश की दृष्टि से देखा जाए तो ये उत्तरी अक्षांश में है। ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, इसलिए उत्तर और पूर्वी दोनों ही इसका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, और इसके अलावा ये जो है वर्ल्ड मैप की थोड़ी सी समझ होना चाहिए, यहीं पे खुला है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो है नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है। ठीक है, साउथ अमेरिका से ये इक्वेटर निकल रही है ना, और ये अफ्रीका है, यहाँ पे यूरोप है, एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कॉन्टिनेंट याद रखने हैं। ठीक है, और ये है कौन सा? आर्कटिक, ये है अंटार्कटिका, है ना। नेक्स्ट है, अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ठीक है, तो आपको समझ में आ गया किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी और देशांतर की दृष्टि से पूर्वी, इसलिए इसका दोनों ही आंसर है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? ठीक है,
भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार, पूरा लंबाई नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, तो ये है 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है, ये कहा जाता है कावेरी नदी को, ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा, साउथ इंडिया की जो गंगा है वो कावेरी नदी को कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? ठीक है, अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? तो ये बनाती है देवप्रयाग में। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, और केबीसी हॉट सीट का भी ये क्वेश्चन पार्ट बना है। अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? देवप्रयाग में, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो कोई उत्तराखंड के आए थे, उनसे ही पूछा गया था, ठीक है। आप जिस स्टेट से हुए वहाँ का आपको स्पेशल भी पढ़ना है। यदि आप एमपी में हैं और एमपी से हैं और केबीसी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे जो एमपीपीएससी के लिए वीडियोस एमपी स्पेशल के डाले जाते हैं वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है डंकन दर्रा या डंकन पास कहाँ स्थित है? ठीक है, दर्रा को पास बोलते हैं। डंकन पास जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? भारत के पड़ोसी देश हैं 7। भारत का अक्षांश कितना है? लैटिट्यूड, ठीक है। ये लैटिट्यूड जो है ये बहुत कठिन क्वेश्चन है, एग्जाम का पार्ट बनता है, लेकिन यदि हॉट सीट का पार्ट बनेगा तो ये 1 करोड़ वाला या 50 लाख वाला क्वेश्चन बन सकता है। एग्जैक्ट आपको याद रखना है इसका फैक्ट, 8 डिग्री 4 एंड उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक, 8 से लेके 37 तक, ठीक है। अक्षांश मैंने आपको बता दिया है, ये जो इस तरीके से होते हैं ये वाले, ठीक है, ये 0 डिग्री है पूरे वर्ल्ड को, ये पूरी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है। फिर इस तरह से अक्षांश रहते हैं, तो 8 यहाँ से 10 से स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ से 0 से 1 to 10 तक रहेगा, तो 8 से लेके 37 तक यहाँ पे भारत का विस्तार है। तो हमने देखा था कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में है भारत और पूर्वी देशांतर में, तो इस जगह पे है, ये पूरी पृथ्वी मान ली जाए तो, है ना। तो ये कहाँ पर आएगा? 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक, ये इस तरीके से काउंट होते हैं। नेक्स्ट है, भारत की भूमध्य रेखा या इक्वेटर से कितनी दूरी पर स्थित है? ठीक है, भारत की भूमध्य रेखा इक्वेटर से दूरी कितनी है? ठीक है, तो इक्वेटर से भारत की कितनी दूरी है? ठीक है, हमने देखा कि इक्वेटर से 8 डिग्री, इक्वेटर है 0 डिग्री और 8 डिग्री पे भारत स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये जो दूरी है ये है 876 किलोमीटर। अब इसको इसे याद रखेंगे आप, 8 से रिवर्स काउंटिंग करिए, 876, ठीक है। तो इससे दूरी आपको याद हो जाएगी। ये जितने भी ज्योग्राफी के फैक्ट होते हैं इसका एक क्लू होता है, याद करने की ट्रिक होती है जिससे आप कभी नहीं भूलते हैं। भारत चीन की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? ठीक है, तो ये नहीं पूछी जाएगी, ये तब इम्पॉर्टेंट थी जब भारत चाइना विवाद चल रहा था उस टाइम पे, लेकिन आपको ये याद रखना है कि भारत और चाइना के बीच कौन सी रेखा है, ठीक है। तो वो रेखा आपको याद रखना है मैकमोहन रेखा, ठीक है, और भारत पाकिस्तान की रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट है, भारत चीन की सीमा रेखा की लंबाई है 3488 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत का उत्तरतम बिंदु का नाम क्या है? मतलब सबसे ज़्यादा नॉर्थ में भारत के कौन सा पॉइंट है? तो इंदिरा कॉल जो है जम्मू कश्मीर में है, इसको बोला जाता है सबसे उत्तरी भाग है भारत का, इंडिया का, ठीक है, नॉर्थ पॉइंट। नेक्स्ट है, भारत में निम्न में से किस पद का इस्तेमाल 2 नदियों के बीच की भूमि के लिए किया जाता है? ठीक है, तो 2 नदियों के बीच की जो भूमि होती है उसको दोआब बोला जाता है, ठीक है, गंगा यमुना दोआब, ऐसे दोआब होता है, जो 2 नदियों के बीच की दूरी होती है उसको दोआब बोलते हैं। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश से ब्यास नदी निकलती है। ज्योग्राफी के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कोई भी क्विज होती है कहीं पे भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रोहतांग दर्रे से ब्यास नदी निकलती है और रोहतांग दर्रा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। डंकन दर्रा कहाँ पर है? डंकन पास ये है अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? ठीक है, ये पूरा द्वीप आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, इसमें टोटल 572 आइलैंड है अंडमान निकोबार में, टोटल 572 आइलैंड, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हीलर द्वीप का नाम क्या हो गया है? ठीक है, तो जो व्हीलर द्वीप है उसका नया नाम हो गया है अब्दुल कलाम द्वीप।
नेक्स्ट है भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है ऑडिशन में भी पूछा गया है अभी। व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये सीमा की लंबाई आपको एज इट इज नहीं याद रखना है, लगभग याद रखना है कि किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। ठीक है, 1751 है टोटल। किस स्थान पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर एवं हिंद महासागर मिलते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, किस स्थान पर मिलते हैं तीनों? कन्याकुमारी में। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, तीनों सागर यहाँ पे मिलते हैं कन्याकुमारी में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि हम याद रखेंगे भारत से रिलेटेड, भारत की ज्योग्राफी से रिलेटेड। भारत का टोटल क्षेत्रफल यदि देखा जाए तो 32,87,263 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। क्षेत्रफल के हिसाब से एरिया वाइज यदि देखा जाए तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7th। ठीक है, इसको इस तरह से याद रखते हैं। 7वां है सबसे बड़ा यदि देखा जाए तो कौन सा है? रसिया। ठीक है, पहले नंबर का भी पूछा जाता है और भारत का भी हमें याद रखना है। वैसे तो यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी, आपको सातों पता होना चाहिए, लेकिन आप पहला और 7वां याद रखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, भारत का 7वां स्थान है और पहला है रूस का। रूस अभी काफ़ी चर्चा में है, इसलिए भी पूछ सकते हैं, रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश कौन से हैं? तो ये हैं, दिख गए आपको, रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसको ऐसे याद करते हैं, रुक चीन अब आया भारत। कैसे? रुक चीन अब आया भारत। इसको ये ट्रिक से याद करते हैं। फर्स्ट नंबर पे है रसिया, का से आएगा इसके रूस का रुक, का कनाडा, का से कनाडा। ठीक है, दूसरे नंबर पे चीन से चीन, तो तीसरे नंबर पे, और अमेरिका। ठीक है, आ से अमेरिका, और अब बा से ब्राज़ील, और आ से ऑस्ट्रेलिया, और आया लास्ट में 7th आ जाता है भारत। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद रखते हैं इसके पहले लेटर से, तो हमें सातों ही याद हो जाते हैं। वैसे आप केबीसी के लिए सिर्फ 1st और 7th याद रखेंगे। ठीक है, और जो हमने मानक समय देखा, भारत का मानक समय रेखा जो है वो ग्रीनविच, जो भारत का IST इंटरनेशनल, भारत का समय जो है 5.5 घंटे आगे है। इसके अलावा भी हमें कुछ फैक्ट याद रखने होते हैं। पूर्वी देशांतर पूछ लिया जाता है कि भारत का जो मानक समय रेखा है वह कौन सा है। ठीक है, तो पूर्वी 82.5 पूर्वी देशांतर इसको बोला जाता है। 82.5 ईस्ट लैटिट्यूड, सॉरी लॉन्गिट्यूड है ना। लैटिट्यूड होते हैं अक्षांश और लॉन्गिट्यूड होते हैं देशांतर। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, लॉन्गिट्यूड मतलब लंबे में होते हैं और लैटिट्यूड मतलब लेटे हुए हैं, तो अक्षांश है। ठीक है, इस तरह से हम याद रखेंगे। भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? भारत की जो मानक समय रेखा है वो कहाँ से गुजरती है? तो ये गुजरती है प्रयागराज के निकट नैनी से। ठीक है, तो या तो नैनी या मिर्जापुर आपको ऑप्शन में मिल सकता है। ठीक है, प्रयागराज के पास नैनी या मिर्जापुर से निकलती है। और भारत का मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत की जो मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ से भारत की मानक समय रेखा निकलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है, ये हम समझ चुके हैं। अब थोड़ा सा ये आप लोग देख ही चुके हैं, पर ये फैक्ट बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिए कि भारत जो है अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है, हमने समझ लिया। नॉर्थ में, यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो फिर से आप बैक करके देख लीजिए। 0 डिग्री आपको दिख रही है इक्वेटर इसके ऊपर। ठीक है, तो नॉर्थ में इंडिया है। और पूर्वी देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में, अक्षांशीय दृष्टि से पूछा जाए तो उत्तरी गोलार्ध, और देशांतर दृष्टि से पूछा जाए तो पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। ठीक है, अब कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो कि भारत का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार। ठीक है, तो भारत पूर्व से पश्चिम की ओर कितना किलोमीटर है? ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट, ये है 2933 किलोमीटर। और भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई यदि पूछी जाए तो ये है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, 15,200 किलोमीटर है स्थल सीमा की कुल लंबाई। स्थल सीमा क्या होती है? मतलब जहाँ पे वाटर बॉडी या समुद्र नहीं है कोई, सिर्फ ऊपर वाले इंडिया के जो नॉर्थ जो स्टेट हैं वो वाले। ठीक है, और भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई
ठीक है। कोस्टल एरिया की लंबाई यदि बात की जाए कुल टोटल, तो ये है 7,516, ठीक है। 7500 भी आपको मिल सकता है ऑप्शन, तो लगभग याद रखना है 7,500, ठीक है, 7,516 किलोमीटर। और भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग या प्रायद्वीपीय भारत की लंबाई, ठीक है, तो ये होती है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। अब इन दोनों में क्या है, कुल तटीय भाग यदि पूछा जाए तो इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इनका भी एरिया शामिल होता है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार का इंक्लूड होता है कुल यदि कोस्टल एरिया पूछा जाता है। और सिर्फ भारत के प्रायद्वीपीय या मुख्य भूमि का कोस्टल एरिया पूछा जाता है तो ये है 6,6100, ठीक है। कोई भी कठिन से कठिन क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से बनेगा तो यहीं से बनेगा, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है, अभी हमने क्वेश्चन में देखा दक्षिण भारत की गंगा जो है कावेरी नदी को कहा जाता है, ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। लेकिन एक और पॉइंट है कि गोदावरी नदी जो है उसको दक्षिण गंगा नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक दक्षिण गंगा है और एक है दक्षिण भारत की गंगा, दोनों में डिफरेंस है। जो दक्षिण भारत की गंगा है वो कावेरी है, और दक्षिणी गंगा इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो नॉर्थ गंगा और दक्षिण गंगा, इस तरीके से देखा जाए तो नॉर्थ गंगा यानी गंगा और दक्षिण गंगा गोदावरी, ठीक है। और दक्षिण भारत की पूछी जाए तो वो कावेरी है। दोनों ही सेम है, सिमिलर है, लेकिन आपको वर्ड याद रखना है, ठीक है। और कावेरी नदी का जो उद्गम होता है वो कर्नाटक की कोरग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए हैं। अब इसके अलावा आज का आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। आपने अभी तक सारा ही वीडियो देख लिया है और रिवाइज कर लिया है। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। और अब आप जो आपका ऑडिशन में फाइनली सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। जिससे कौन कौन से लोग FFF के लिए जा रहे हैं, सिलेक्ट हो रहे हैं और नहीं हो रहे हैं। देखिए, आपको तैयारी करते रहना चाहिए। यदि आप ईमानदारी से तैयारी करते हैं तो ये आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाती है और रास्ते बनते जाते हैं। एक बार आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए। शायद आपका यदि सिलेक्शन किसी का नहीं हो पाया है तो वो उसको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोचिए कि उसमें कुछ अच्छा ही छुपा होगा, क्योंकि आप यदि जाते तो वहाँ पे आपकी वोटिंग हो जाती। यदि आप हॉट सीट पे जाके और सिर्फ 10 या 20 हज़ार रुपये जीत के आते, यदि आपकी तैयारी बेस अच्छा नहीं है तो एक बार आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए। और मैं पूरी आप लोगों से भगवान प्रे करती हूँ कि जो लोग भी ये वीडियोस देखते हैं चैनल के, वो 1 करोड़ रुपए जीतकर ही वहाँ से लौटें, नाम बदनाम ना करें। इसलिए अच्छे से तैयारी करिए और एक बार में 1 करोड़ या 7 करोड़ तक का टारगेट अपना बनाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर।